हाय फ्रेंड्स। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने बीएड सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर थे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसमें टोटल 5 यूनिट थी। इसके 5 यूनिट को हमने यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करा दिया था। फिर उसके बाद में हमने 2019 के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उसको भी हमने हल करा दिया था। तो अब हम आते हैं अपने बीएड सेकेंड ईयर के ये दूसरे पेपर पे। तो दूसरे पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी हम कोशिश करते हैं पर यूनिट सारे क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट कराते चलें। तो आइए चलते हैं अपने पहले यूनिट के पहले पेपर पे। तो पहले यूनिट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से यूनिट है। आकलन एवं मूल्यांकन फर्स्ट यूनिट है। सेकंड है आकलन उपकरण की रचना। थर्ड है विभिन्न पहलुओं का आकलन। और 4 है परीक्षण का निर्माण। और 5 है सांख्यिकीय। तो इसमें पहले यूनिट का जितना क्वेश्चन है हम कोशिश करते हैं भरसक पूरा कर दें, यानी कि लगभग इसमें फर्स्ट यूनिट में 155 क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन और आंसर को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले यूनिट के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर जो है ए है। आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, आकलन के प्रकार हैं। तो आकलन के फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन और उभयनिष्ठ, ये सभी आकलन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन की विशेषता है। तो आकलन की विशेषता क्या है। शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का क्षेत्र है। तो आकलन का क्षेत्र शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में और स्थान निर्धारित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीति सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं एवं ज्ञान उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा कौन दिया था, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत है। तो अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत जो है वो है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया था। तो इस प्रकार किसने परिभाषित किया था, श्रीमती R.K. शर्मा ने परिभाषित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन का पैमाना है। तो आकलन का पैमाना क्या है, नामित मापन, क्रमिक मापन और अंतराल मापन, ये सभी आकलन का पैमाना है। आकलन की विशेषता है। तो आकलन की विशेषता क्या है, विश्वसनीयता, वैधता और मानकीकरण, ये सभी आकलन की विशेषताएं हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, मतलब सीखने के लिए हमारा ध्यान जो है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवा बाकी सभी जगहों पर, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर, विद्यार्थियों की अधिगम शैली पे, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो इसमें जो पूछा है उसके सिवा कौन सा है, तो सिर्फ विद्यार्थियों की आवश्यकताएं इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम के परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्गत प्रक्रिया है, अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे सीटेट में भी दिया हुआ है 2015 में इस तरीके से 2011-16 समय दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, खाली स्थान है तो इसमें समायोजित क्या करता है, सीखने के लिए आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन है। तो आकलन क्या है,
सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन जो है प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो इसमें स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करता है, ये संबंधित नहीं है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। खाली स्थान यहाँ पे दिया, तो इसमें क्या है? सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। मतलब वहाँ पे घूमने के लिए गए और फिर वहाँ आने के बाद उस पर चर्चा होने लगा, तो ये किस ओर अंकित करता है? तो सीखने की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में आकलन प्रमुख प्रयोजन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो जो सबसे उचित उपकरण नहीं है वो क्या है? सत्र परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो सत्य कथन है वो है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। अगला है, व्याकरण के पक्षों और शब्दों के बारीकी की समझ का आकलन है। तो इसके जो बारीकी की समझ का आकलन वो क्या है? संदर्भयुक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षा पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो आकलन का घनिष्ठ संबंध शैक्षिक उद्देश्य से होता है। नेक्स्ट है, कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, इस पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है तो इसमें देखना है कि अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो किसके अतिरिक्त? तो इसका राइट आंसर है, कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार निर्णय लेना, इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप का आकलन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय चबाता है तो वह किसके समान होता है? तो वह सीखने के आकलन के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो जो इसमें उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है वो क्या है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार करलिंगर ने दिया था। नेक्स्ट है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टीवेंसन का है। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? मापन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मापन की भूमिका है। तो मापन की भूमिका वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर के प्रकार हैं। तो चर कितने प्रकार के हैं? तो गुणात्मक और मात्रात्मक, ये 2 प्रकार। अगला है, मापन के अंतर्गत छात्रों की मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। मापन के प्रकार हैं। तो मापन के कौन कौन से प्रकार हैं? नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मापन का शिक्षा में महत्व है। तो मापन का शिक्षा में शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है और योग्यता की मात्रा जानने में, ये सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? तो मापन का सामान्य स्तर अनुपात है। अगला क्वेश्चन, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन
विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन रास का है। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक मापन शब्द का प्रयोग कैटल ने किया था। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो मापन कहलाता है। मापन के कार्य हैं, तो मापन के कार्य निर्देशन और परामर्श दोनों हैं। मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है। अगला है मापन का उपयोग किया जाता है, तो मापन का उपयोग कहाँ किया जाता है? छात्र का परिमाणात्मक मूल्यांकन निर्धारण में मापन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो उपयुक्त सभी भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक कार्य, निर्देशन कार्य और प्रशासनिक कार्य। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्ष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेसन ने। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मापन है, तो भौतिक मापन स्थिर है। नेक्स्ट है, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वमापक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया था। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है, तो कक्षोन्नति का प्रमुख साधन कौन सा है? वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य गुण है, तो मापन का मुख्य गुण मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना है। मापन होता है तो मापन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, इंसेटिव मापन किसने दिया था? तो इंसेटिव मापन रेमंड कैटल ने दिया था। अगला है, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो शैक्षिक मापन के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है, तो शैक्षिक मापन का कार्य निदान करना, सलाह देना, तुलना करना, ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शैक्षिक मापन के चर हैं, तो शैक्षिक मापन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों चर हैं। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.सी. ननले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का जो लघु रूप है वो कौन सा है? मापन है। मापन है तो मापन क्या है? पाठ्य वस्तु केंद्रित है। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। ये कथन किसका है? तो ये कथन जी.सी. हेमल्ट डेटर का है। अगला क्वेश्चन है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, तो विषय, प्रतीक और नियम या मान्यता, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो मापन के स्तर को एस स्टीवेंसन ने बताया है। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? तो सतत और असतत चर जो है मात्रात्मक चर के तहत आते हैं। इनमें से किसमें गणितीय सांख्यिकी देखने को नहीं मिलती? तो गणितीय सांख्यिकी नामित और क्रमित इन दोनों में देखने को नहीं मिलती है। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं उसे आनुपातिक कहते हैं। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है तो नामित। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है तो आनुपातिक। सबसे कम जो है नामित होएगा और सबसे अधिक आनुपातिक हो जाएगा। आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है तो जोड़ और घटाव दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो रो का प्रयोग मापन के क्रमिक स्तर पर किया जाता है। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हर्बर्ट ने। आनुपातिक मापने की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है ज्यामितीय औसतांक का प्रयोग होता है। अंतराल मापने के उदाहरण है, तो अंतराल मापने के उदाहरण कौन कौन से हैं? वर्ष, महीना, सप्ताह, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं तो 4 स्तरों में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है, तो मनोवैज्ञानिक मापन का शाब्दिक मापनी निम्न स्तर है। अगला है, समान इकाई मापनी है, तो समान इकाई अंतराल मापनी होती है। मेरे कमरे की लंबाई 6 फीट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फीट 6 इंच से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? तो ये जो है अनुपातिक स्तर का मापन है। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? तो अनुपात के स्तर पर संभव नहीं है। तापमान का मापन उदाहरण है, तो तापमान का उदाहरण अनुपात में। घड़ी का समय उदाहरण है, तो घड़ी का समय
अंतराल मापनी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मामीटर वो उदाहरण किसका है? तो थर्मामीटर अंतराल मापनी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेस्ले का है। E.B. बेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन NCERT का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? तो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, ये इसका आवश्यक अंग नहीं है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन, ये सभी मूल्यांकन के आवश्यक अंग है। अगला है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रकार मानक नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग शिक्षण अनुभव, ये नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। तो परिणामों की पुष्टि किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है तो सार्थक ज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है तो छात्र के अधिगम स्तर को मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है तो घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है तो 10। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया था? तो डॉक्टर B.S. ब्लूम ने दिया था। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का अर्थ छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, ये मूल्यांकन का अर्थ होता है, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। नेक्स्ट है, संरचनात्मक मूल्यांकन है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है, ये संरचनात्मक मूल्यांकन है। मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसके हैं? तो ये विचार R.N. वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता? तो इसमें जो है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, किसने कहा था? तो ये रेमर्स एवं गेज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। तो इसमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? तो ये मूल्यांकन के पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता? तो इसमें जो तत्व नहीं आता वो है नियमितीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो फिंडले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो किसी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कोठारी आयोग का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो छात्रों में एकता का निर्माण करना, ये मूल्यांकन कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? फैसला है। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय।
अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, तो व्यापक शब्द सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो क्या है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो मूल्यांकन से छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो यह संकलित मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, तो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था, तो 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है यह कथन किसका है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है, तो ये कथन एडम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया, ये कथन किसका था, तो डाडेकर का था। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन J.W. रेस्टन का है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन अनुरूप है, तो मूल्यांकन अनुरूप विधि के हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है, तो संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं, तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं, तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में आंकिक चीज़ों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की जाँच एवं विकास की जानकारी, निदान वर्गीकरण, निर्देश करना, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिमाणात्मक, निदानात्मक और गुणात्मक तीनों। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के लिखित, मौखिक और साक्षात्कार, ये तीनों प्रकार हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं, तो ये जो है गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये कथन किसका है, तो ये कथन डॉक्टर पटेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है, तो शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है, तो पुनर्बलन का कार्य करता है। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू किया गया था, तो छात्रों द्वारा जो शिक्षकों का मूल्यांकन था ये 1920 में 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई, तो किस समिति में की गई थी, तो मल्होत्रा समिति में या मल्होत्रा समिति में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है वो शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन गुड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, ये निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, तो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है, तो सही अंतर क्या है, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ और वस्तु की मात्रा।
इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? तो परिणाम केंद्रित मूल्यांकन है। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? तो मापन और मूल्यांकन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है? तो शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, मापन व मूल्यांकन में समानता है? तो दोनों के अधिकांश उपकरण उपनिष्ठ है। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आपके लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन है तो क्या है? परस्पर संबंधित। आकलन, मापन और मूल्यांकन ये क्या है? परस्पर संबंधित है। तो दोस्तों हमने सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का 155 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई कहीं त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए सॉरी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग उसे कमेंट के ज़रिए से मुझे बता दीजिएगा, या तो फिर आप लोग कहेंगे तो हम चारों ऑप्शन भी आप देंगे। कल की वीडियो में मिलते हैं सेकेंड यूनिट के साथ, सेकेंड पेपर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।